नाजरीन और सामीन आदाब। 5 ज़ीक़अदा मुताबिक 27 जून 2020 के अवधनामा वॉइस एडिशन में मैं हारून रशीद आपका खैर मकदम करता हूं। आज सफ़े की शुरुआत हिंदुस्तान में कोरोना इन्फेक्शन के बढ़ते असरात की खबर से हो रही है, जिसमें कहा गया है कि हिंदुस्तान में कोरोना के मामले 5 लाख के पार। मौसूला इत्तलात के मुताबिक हिंदुस्तान में कोरोना वायरस का इन्फेक्शन तेजी से बढ़ रहा है। जुमे की शाम मुल्क में मुतासिरा अफराद की तादाद 5 लाख को पार कर गई। दुनिया के कोरोना से सबसे ज्यादा मुतासिर ममालिक की फहरिस्त में हिंदुस्तान अब सिर्फ अमेरिका, ब्राजील और रूस से ही पीछे है। नए मामलों ने पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं और गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान सबसे ज्यादा 17,296 नए मरीज सामने आए हैं, जिससे मुतासिरीन की तादाद तकरीबन 5 लाख हो गई है। सफ़े की बाईं जानिब सुर्खी है, वजीर आजम ने खुद मुख्तार यूपी रोजगार प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। खबर के मुताबिक कोरोना बहरान में चैलेंजेस को बखूबी अंदाज में मौके में तब्दील करने के लिए योगी हुकूमत की तारीफ करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जुमे को कहा कि दुनिया के कई ममालिक से भी बड़ी आबादी वाले उत्तर प्रदेश ने कोरोना वायरस से पैदा होने वाले हालात से जिस अच्छे ढंग से मुकाबला किया है वो बेमिसाल है। दीगर रियासतों को भी इससे सबक लेने की जरूरत है। वजीर आजम ने गरीब बहबूद रोजगार मुहिम की शुरुआत करते हुए कहा कि पूरी दुनिया के लिए दहशत बने कोरोना वायरस की वैक्सीन तैयार होने तक लोगों को 2 गज की दूरी और फेस मास्क का इस्तेमाल करते रहना चाहिए। यही इस जानलेवा वायरस से बचे रहने की वाहिद तरकीब है। सफ़े अव्वल पर ही राहुल गांधी का बयान भी सुर्खी में है, जिसमें उन्होंने सवाल किया है कि हमारे फौजियों को हथियारों के बगैर किसने भेजा। चीनी दरअंदाजी पर हुकूमत सच बताए, अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकती। खबर के मुताबिक कांग्रेस पार्टी के साबिक सदर राहुल गांधी ने आज एक बार फिर चीन के मामले पर मरकजी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। राहुल गांधी ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी से पूछा कि हमारे फौजियों को बगैर हथियारों के किसने भेजा और क्यों। राहुल गांधी ने ट्विटर पर जारी की गई वीडियो के जरिए वजीर आजम से सवालात किए हैं। उन्होंने कहा कि चीन की सरहद पर जंग का माहौल है और हुकूमत अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकती। उन्होंने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी कहते हैं कि चीन हमारी सरहद में दाखिल नहीं हुआ, तो हुकूमत ये बताए कि हमारे 20 फौजी कैसे शहीद हो गए। इंटरनेशनल परवाजों की पाबंदी 15 जुलाई तक बढ़ाई गई। इस खबर में बताया गया है कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने बाकायदा बैनुल अक़वामी परवाजों पर पाबंदी की तारीख 15 जुलाई तक बढ़ा दी है। डायरेक्टरेट के जरिए जारी सर्कुलर में कहा गया है कि बाकायदा इंटरनेशनल मुसाफिर परवाजों पर पाबंदी 15 जुलाई की रात 11:59 तक जारी रहेगी। इसमें बैनुल अक़वामी परवाजों के मुल्क में उतरने और यहां से परवाज करने दोनों पर पाबंदी रहेगी। यह पाबंदी बैनुल अक़वामी कार्गो तैयारों और खुसूसी इजाजत रखने वाली मुसाफिर परवाजों पर नाफिज नहीं होगी। सफ़े अव्वल के ज़ैली हिस्से में एक अहम खबर यह भी है, कहीं लखनऊ की तारीखी इमारतों के लिए नजीर न बन जाए खैराबाद। खबर में कहा गया है कि सीतापुर के खैराबाद में इमामबाड़े की मस्जिद का गेट गिराए जाने की खबर सोशल मीडिया पर वायरल होते ही तरह तरह की तनकीदें आने लगी हैं। इसी के साथ सिर्फ बदहाली का हवाला देकर उसे जेसीबी से गिराए जाने पर सवालिया निशान भी लगने लगा है। इस पर उलमा कराम की खामोशी ने आग में घी का काम किया है। अवध के बादशाह अमजद अली शाह की हुकूमत में बने मक्का इमामबाड़ा और मस्जिद तारीखी हैसियत रखते हैं। इसकी खूबसूरती बहुत मशहूर थी। लखनऊ की तारीखी इमारतों के जानकार हसन अहमद का कहना है कि जहां तक मालूमात है, इस इमामबाड़े और मस्जिद को वक्फ बोर्ड में भी दर्ज नहीं किया गया था। ऐसा क्यों किया गया? शायद इसके पीछे इमामबाड़े की निगरानी करने वालों की नीयत में खोट रही। तो उनका कहना है कि खैराबाद का यह इमामबाड़ा लखनऊ के इमामबाड़ों की तरह ही खूबसूरत बनाया गया था। खबर में बताया गया है कि आईने हिंद में महफूज इमारतों के रख रखाव के लिए ज़ाब्ते मुकर्रर हैं, न कि बदहाल बताते हुए उसको गिरा दिया जाए। इसकी जांच होनी चाहिए कि बड़ी जायदाद वाले इमामबाड़े और आईने हिंद के तहत महफूज जमरे में आने वाली इमारत की इस तरह की बदहाली कैसे हुई। अमीश देवगन के खिलाफ कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट की रोक की खबर भी सफ़े अव्वल के ज़ैली हिस्से में है। खबर में कहा गया है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से मुतालिक अपने मुतनाज़ा बयान के सिलसिले में मुख्तलिफ रियासतों में FIR का सामना कर रहे टेलीविजन एंकर अमीश देवगन को सुप्रीम कोर्ट से जुमे के रोज फौरी राहत मिल गई, जिसने उनके खिलाफ किसी भी कार्रवाई पर अगले हुक्म तक रोक लगा दी है। बेंच ने मामले की आइंदा समाअत जुलाई के पहले हफ्ते में करने का फैसला किया है। आलमी खबरों के सफ़े पर पाकिस्तान के हवाले से यह सुर्खी है कि अपोजिशन ने उसामा बिन लादेन को शहीद कहने पर इमरान खान को लताड़ा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर लीडर ख्वाजा आसिफ ने कौमी असम्बली के इजलास के दौरान वजीर आजम इमरान खान की उस तकरीर को जबरदस्त तनकीद का निशाना बनाया जिसमें मिस्टर खान ने मकतूल अलकायदा लीडर उसामा बिन लादेन को शहीद कहा था। ख्वाजा ने कहा कि दहशतगर्दी को पाकिस्तान की सरजमीन पर लाने वाला उसामा बिन लादेन एक दहशतगर्द था और वजीर आजम इमरान खान उसे शहीद कहते हैं।
صفحے کے بائیں جانب سرخی میں امریکہ اور فرانس کے اقدامات پر ایران کی تشویش کی خبر ہے۔ تفصیل کے مطابق ایران نے امریکہ اور فرانس کی جانب سے ایٹمی تجربات پر پابندی کے سمجھوتے کے خلاف اٹھائے گئے اقدام پر اپنے خدشات کا اظہار کیا ہے۔ وینا کی انٹرنیشنل تنظیموں میں تعینات اسلامی جمہوریہ ایران کے کاظم غریب آبادی نے ایٹمی تجربات پر مکمل پابندی کے معاہدے سے متعلق 54ویں کانفرنس کے دوران اس بات پر تاکید کرتے ہوئے کہا کہ ایران ایٹمی ہتھیاروں کو مکمل طور پر ختم کرنے کے موقف پر قائم ہے۔ عرب لیگ کا اسرائیل سے انضمام یعنی انٹیگریشن کا منصوبہ ترک کرنے کا مطالبہ۔ اس سرخی کے تحت یہ خبر ہے کہ یونائیٹڈ نیشن اور عرب لیگ نے اسرائیل سے مقبوضہ مغربی کنارے کے علاقوں کو اپنے اسرائیل میں ملانے کا منصوبہ ترک کرنے کا مطالبہ رد کر دیا ہے۔ ڈان اخبار کی رپورٹ کے مطابق یہ مطالبہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی ویڈیو کانفرنس کے دوران کیا گیا، جس میں کئی حکومتی وزیروں نے شرکت کی تھی۔ دوسری طرف فلسطینی جنگجو تنظیم حماس کا یہ اعلان بھی نمایاں ہے کہ اسرائیل میں مغربی کنارے کا انضمام اعلان جنگ ہوگا۔ خبر کے مطابق فلسطین کے مغربی کنارے غزہ پر حکومت کرنے والی جماعت حماس کا کہنا ہے کہ مقبوضہ مغربی کنارے کے کچھ حصوں پر اسرائیل کا قبضہ جنگ کا اعلان سمجھا جائے گا، جبکہ اقوام متحدہ نے بھی خبردار کیا ہے کہ اسرائیل کا یہ قدم شدت پسندی کو ہوا دے سکتا ہے۔ واضح رہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نتن یاہو نے فلسطینیوں اور بین الاقوامی برادری کی مخالفت کے باوجود 1 جولائی سے مقبوضہ مغربی کنارے کو باقاعدہ اسرائیل میں قانونی طور پر ملانے کا منصوبہ بنا رکھا ہے۔ ایران میں صحت یاب ہونے والے کورونا مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہونے کی خبر کو بھی جہانما صفحے پر نمایاں طور پر شائع کیا گیا ہے۔ خبر کے مطابق ایران میں کورونا کے 2600 سے زائد نئے مریض سامنے آئے ہیں، جبکہ صحت یاب ہونے والوں کی کل تعداد تقریباً 1,70,000 ہو گئی ہے۔ ایران کی وزارت صحت کی ترجمان سیما سادات لاری نے جمعے کو ملک میں کورونا کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ایران میں کورونا مریضوں کی مجموعی تعداد 2,70,724 تک پہنچ گئی ہے، جبکہ مرنے والوں کی مجموعی تعداد 10,239 ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب تک 1,70,852 مریض صحت یاب ہو کر اسپتالوں سے گھر جا چکے ہیں۔ سعودی اتحاد کے جنگی طیاروں کی بمباری سے 5 یمنیوں کے شہید ہونے کی خبر میں بتایا گیا ہے کہ جارح سعودی اتحاد کے جنگی طیاروں کی صوبہ البیضہ پر بمباری میں 5 یمنی شہید اور بہت سے لوگ زخمی ہو گئے۔ المیسرہ ٹیلی ویژن چینل کی رپورٹ کے مطابق سعودی اتحاد کے جنگی طیاروں نے آج صبح یمن کے صوبہ البیضہ کے علاقوں پر بمباری کی، جس کے نتیجے میں 5 یمنی شہید اور بہت سے لوگ زخمی ہو گئے۔ ناظرین، 27 جون 2020 کے اودھنامہ کے صفحہ 3 پر یوپی کے چیف منسٹر کا بیان سرخی میں ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ آسمانی تباہی سے بچاؤ کے بارے میں بڑے پیمانے پر تشہیر کی جائے۔ تفصیل کے مطابق وزیر اعلیٰ نے آج یہاں اپنی سرکاری رہائش گاہ پر ایک اعلیٰ سطحی میٹنگ میں ان لاک بندوبست کا جائزہ لیتے ہوئے ہدایت دی کہ کووڈ-19 کی روک تھام کے سلسلے میں بیداری پیدا کرنے اور انفیکشن کے پھیلاؤ پر کنٹرول پانے کے لیے مسلسل کوشش کیا جانا بہت ضروری ہے۔ اس کے پیش نظر انہوں نے سبھی سرکاری اور نجی اسپتالوں میں کووڈ ہیلپ ڈیسک کے قیام کی ہدایت دی۔ انہوں نے کہا کہ ریپڈ اینٹی جین ٹیسٹنگ میں اضافے کی ضرورت ہے۔ اس طریقے کو اپناتے ہوئے نمونے کے ٹیسٹ کے نتائج بہت کم وقت میں حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ صفحہ 3 پر ایک اہم سرخی ہے کہ روزگار مہم کے تحت 1.25 کروڑ لوگ روزگار سے منسلک ہوئے ہیں۔ خبر کے مطابق اتر پردیش حکومت میں وزیر سدھارتھ ناتھ سنگھ نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کی پیشوائی میں لاک ڈاؤن کے دوران کورونا آفت کے چیلنجز کو موقع میں بدلا گیا، جس کا افتتاح آج وزیر اعظم کے دستے مبارک سے آتم نربھر اتر پردیش روزگار ابھیان کی شکل میں کیا گیا، جس میں 1,25,00,000 لوگوں کو روزگار دیا گیا ہے۔ دوسری طرف ڈپٹی چیف منسٹر یوپی کیشو موریہ نے آتم نربھر یوپی روزگار مہم کا خیر مقدم کیا ہے۔ انہوں نے آتم نربھر یوپی روزگار مہم کے افتتاح کیے جانے پر فعال وزیر اعظم نریندر مودی کے لیے شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس اسکیم کے افتتاح کے موقع پر 1.25 کروڑ لوگوں کو کام روزگار سے جوڑا گیا ہے، جو ایک مثال ہے بلکہ بے مثال نمونہ ہے۔ اس سے سماج کے سبھی طبقوں کو فائدہ پہنچے گا۔ اسی صفحے پر شائع ایک خبر میں بتایا گیا ہے کہ یوپی میں کورونا پازیٹیو مریضوں کی بڑھتی تعداد کو دیکھتے ہوئے یوگی حکومت نے پوری ریاست میں ریپڈ ٹیسٹ کرانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس کے لیے جرمنی اور بیلجیم سے منگائی گئی ریپڈ اینٹیجین ڈیٹیکشن کٹ کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ ملیح آباد میں دبنگ مافیاؤں کا کروڑوں کی زمین پر قبضہ کرنے اور یوگی حکومت کی طرف سے کارروائی نہ کیے جانے کی خبر بھی صفحے کے درمیانی حصے میں ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ ملیح آباد کے رحیم آباد میں دبنگ مافیاؤں کے ذریعے کسان کی 1 بیگھہ زمین پر جبرن قبضہ
قبضہ किए जाने का मामला सामने आया है। यहाँ सबसे बड़ा सवाल मकामी इंतजामिया और पुलिस पर उठ रहा है कि योगी हुकूमत में माफियाओं की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि उन्होंने गरीब किसान की जमीन पर जबरन न सिर्फ कब्जा कर लिया बल्कि कब्जा करने के बाद उस पर तामीर भी शुरू कर दी। मकामी पुलिस और इंतजामिया की अनदेखी का शिकार जमीन के मालिक किसान ने अब वजीर आला के जन सुनवाई पोर्टल पर शिकायत दर्ज कर इंसाफ की फरियाद की है। इसके अलावा मौलाना कल्ब जव्वाद, मौलाना हबीब हैदर समेत दीगर उलमा के शजरकारी करने, LDA के जरिए शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में नाजायज तामीरात गिराने की कार्रवाई किए जाने और मियाद पूरी कर चुकी गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन रद्द किए जाने की खबरें भी सफ़ा 3 की खास खबरें हैं। मौजूद सामीन आदाब, मैं कहकशां इरफान लेकर हाजिर हूँ आपकी खिदमत में अवधनामा के सफ़ा नंबर 7 अपना वतन की सुर्खियाँ। सफ़े अव्वल की पहली सुर्खी वबाए कोरोना से मुतालिक है। कोरोना से निपटने के लिए हुकूमत ने उठाए 2 अहम कदम। अरविंद केजरीवाल ने जुमे को कहा कि हुकूमत ने हालात को काबू में करने के लिए 2 अहम कदम उठाए हैं और लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। मिस्टर केजरीवाल ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीडिया से बात की और कहा कि एक तो प्लाज्मा थेरेपी और दूसरे ऑक्सीजन की सतह बनाए रखने पर खास जोर दिया जा रहा है। प्लाज्मा थेरेपी का जिक्र करते हुए दिल्ली के वजीर आला मिस्टर केजरीवाल ने कहा कि प्लाज्मा थेरेपी से कोरोना के मरीजों के इलाज में बेहतर नतीजे सामने आए हैं। गौरतलब है कि 29 मरीजों का प्लाज्मा थेरेपी से इलाज हुआ और वो बिल्कुल सेहतमंद हैं और अब इसी थेरेपी से 200 मरीजों के इलाज की इजाजत मिली है। इस खबर के नीचे भी एक अहम सुर्खी नितिन गडकरी के बयान की है। उन्होंने कहा कि मैन्युफैक्चरिंग शोबे की तरक्की के लिए इख्तरा जरूरी है। माइक्रो, छोटी और दरमियानी सनतों के मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने मैन्युफैक्चरिंग शोबे के लिए इख्तरा को जरूरी करार देते हुए कहा कि इल्म और मालूमात को असासे में तब्दील करना जरूरी है। मिस्टर गडकरी ने इंजीनियरिंग मसनूआत एक्सपोर्ट प्रमोशन को काउंसिल के नुमाइंदों से खिताब करते हुए कहा कि कोरोना वबा ने सनतों के सामने गैर मामूली चैलेंज पैदा कर दिया है जिसका सामना खुद एतमादी और मुस्बत सोच से किया जा रहा है। सफे के बाएं जानिब कुछ अहम सुर्खियां भी हैं। खबर आसाम से है। कोरोना इन्फेक्शन की वजह से आसाम में आज से रोजाना 12 घंटे का कर्फ्यू, गुवाहाटी में लॉकडाउन फिर नाफिज। दरअसल शुमाल मशरकी रियासतों में आसाम की हालत कुछ ज्यादा ही खराब है और यहाँ अब तक 6300 से ज्यादा कोरोना इन्फेक्शन के मामला सामने आ चुके हैं। इस खबर के नीचे एक सुर्खी कुछ इस तरह दर्ज है। लोगों की मेहनत की कमाई लूटने के लिए कांग्रेस से नड्डा का माफी का मुतालिबा। भारतीय जनता पार्टी के सदर जेपी नड्डा ने जुमे के रोज राजीव गांधी फाउंडेशन पर लोगों की मेहनत की कमाई की रकम लूटने का इल्जाम लगाते हुए कहा कि कांग्रेस के शाही खानदान को इस बेदरीग लूटमार के लिए माफी मांगनी चाहिए। सफा के निचले हिस्से में पहली सुर्खी अदाकारा करीना सैफ अली खान से मुताल्लिक है। उन्होंने #चाइल्डहुड चैलेंज मुहिम का आगाज किया है। यूनिसेफ की सेलिब्रिटी, एडवोकेट और मशहूर अदाकारा करीना सैफ अली खान ने कोविड-19 से मुतासरा बच्चों की जिंदगी बचाने के लिए किए जा रहे काम की हिमायत के लिए #चाइल्डहुड चैलेंज मुहिम का आगाज किया है। इंस्टाग्राम पर उनकी इस मुहिम में हामियों से हर बच्चे के बेहतर मुस्तकबिल का हिस्सा बनने की अपील की जा रही है। साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर में नए डोमिसाइल कानून के बारे में हमारे तमाम खदशात सही साबित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इस कानून की रोज़े अव्वल से ही शदीद मुखालफत करती रही है क्योंकि हम इसके पीछे छुपे हुए बुरे इरादे को भी देख रहे थे और महसूस भी कर रहे थे। बता दें कि जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी इंतजामिया ने फिल वक्त 25,000 से ज्यादा लोगों को डोमिसाइल सर्टिफिकेट जारी किया है जिनमें बिहार से ताल्लुक रखने वाले एक IAS ऑफिसर नवीन चौधरी भी शामिल हैं। सफे की आखिरी सुर्खी पेश खिदमत है। पुलवामा में तसादुम, अख्ताम पर 3 जंगजू हलाक। जनूबी कश्मीर के जिला पुलवामा में जुमेरात की शाम जंगजुओं और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान होने वाले तसादुम में जंगजुओं का खात्मा हो गया। उनकी शनाख्त का अमल अभी जारी है। सभी को हिंदवारा में सुपुर्द खाक किया जाएगा। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे को लेकर होने वाले मुजाहरे पर शाये इत्तला अवधनामा के आखिरी सफ़े की पहली खबर है। ये मुजाहरा समाजवादी पार्टी के कारकुनों ने किया था। तफसील के मुताबिक समाजवादी मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के कारकुनों ने लखनऊ असेंबली के सामने एहतजाज किया। एहतजाज में पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों पर हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की गई, जिसको कंट्रोल करने के लिए पुलिस एहलकार ने मुजाहिरीन पर लाठियां बरसाती। साथ ही कुछ सपा कारकुनों को गिरफ्तार भी कर लिया। इसके बाद SP ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट
अकाउंट पर लिखा कि योगी हुकूमत आवाम की आवाज़ को लाठी के जोर पर दबाने की कोशिश कर रही है। इस मुजाहरे की क़यादत यूजन सभा के रियासती सदर अरविंद गिरी, लोहिया वानी के रियासती सदर राम करण निर्मल और यूथ ब्रिगेड के रियासती सदर अनीस राजा ने की। सफ़े के ज़ेली खबर में समाजवादी पार्टी के कौमी सदर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि मौजूदा हुकूमत समाजवादी हुकूमत के कामों पर अपने नाम का ठप्पा लगाकर तारीफें लूट रही है। उन्होंने कहा बीजेपी हुकूमत रोजगार के झूठे दावों की वजह से आज तक नए सनती इदारों की तफसील नहीं दे सकी है। रोजगार न होने की वजह से नौजवानों का मुस्तकबिल तारीक है। जब नौजवान पहले ही बेरोजगार घूम रहा है तो दूसरी रियासतों से आने वाले नौजवानों को रोजगार कहां से मिलेगा। इधर कांग्रेस भी मुसलसल रियासती हुकूमत को तनकीद का निशाना बना रही है। अभी गुज़िश्ता रोज ही उसने पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर एहतजाज किया था और अब खबर आई है कि कांग्रेस के रियासती सदर अजय कुमार लल्लू ने दफ्तर में मजदूरों के साथ महापंचायत का इनेकाद किया है, जिसमें उन्होंने कहा योगी हुकूमत मजदूरों को धोखा देने के लिए कोशा है। उसने किसी एक मजदूर को भी रोजगार नहीं दिया है। इस प्रोग्राम में मजदूरों ने अपने तल्ख तजुर्बात रियासती सदर के सामने बयान किए, जिस पर अजय कुमार लल्लू ने हमदर्दी का इजहार किया। मदरसा असातिज़ा के असनाद और दीगर जरूरी दस्तावेजात की जांच का फैसला। अनामिका शुक्ला मामले के बाद उत्तर प्रदेश मदरसा तालीमी बोर्ड ने रियासत के 558 गिरानशुदा मदरसों में 9000 से ज्यादा मुदर्रिसीन की असनाद और दीगर जरूरी दस्तावेजात की जांच का फैसला लिया है। बोर्ड के रजिस्ट्रार RP सिंह ने बताया कि रियासत के सभी मुदर्रिसीन की मार्कशीट, सर्टिफिकेट और तजुर्बा सर्टिफिकेट समेत दीगर दस्तावेजात की जाँच की जाएगी। लखनऊ में 2 मशकूक अमवात की खबर भी इसी सफ़े पर शाये हुई है, जिसमें पहली बाजार खाला थाना हल्का LDA कॉलोनी में अपनी बहन के घर रहने वाले 35 साला धर्मेंद्र कुमार गुप्ता टेम्पो ड्राइवर की खुदकुशी की है, जिसका सबब अभी वाज़ेह नहीं हो सका है। पुलिस की तफ्तीश अभी जारी है। और दूसरी खबर राजधानी के इटौजा इलाके की है, जहां नीतू नामी खातून की लाश आम के पेड़ से लटकी हुई मिली है। खातून के भाई ने कत्ल का खदशा जाहिर किया है। फीस न मिलने की वजह से गैर मुआविन स्कूल मुतासिर। गैर मुआविन निजी स्कूल एसोसिएशन के सदर अनिल अग्रवाल के बयान के मुताबिक देही इलाकों में फीस जमा होने का ग्राफ 0 है। स्कूल में सरपरस्तों के जरिए कोई ताउन नहीं मिल रहा है। अगर ऐसी ही सूरत हाल बरकरार रही तो स्कूलों का ऑपरेटिंग बंद करना पड़ सकता है। CIS के सेक्रेटरी राहुल केसरवानी ने कहा कि कुछ लोगों में यह वहम फैलाया जा रहा है कि हुकूमत ने 3 माह की फीस माफ कर दी है, जबकि हुकूमत ने ना तो गुज़िश्ता में और ना ही मौजूदा दौर में कोई फीस माफ करने का हुक्म जारी किया है। सरपरस्त फीस अदा करे ताकि गरीब सरपरस्तों की मदद की जा सके। इसके अलावा बसपा सुप्रीमो मायावती का वो बयान भी इसी सफ़े पर मौजूद है, जिसमें उन्होंने हुकूमत से बारिश के सबब होने वाले नुकसानात से मुतासिरीन की मदद करने का मुतालबा किया है। अवधनामा में शायद मुतफर्रिक मज़ामीन का तारुफ नाज़रीन की पेश खिदमत है। अवधनामा अपने इदारे चीन की चालबाजियाँ जारी के उन्वान के तहत लिखता है, दरअसल चीन की चालबाजियाँ उसकी पुरानी हिकमत अमली के तहत है। 60 साल पहले चीनी सदर माओ से तंग ने भी कहा था कि दूसरे मुल्क के 1000 किलोमीटर इलाके पर कब्जा कर लो, और जब उस पर बैनुल अक़वामी दबाव बढ़े तो दुनिया को दिखाने के लिए 200 किलोमीटर का इलाका छोड़ दो। दुनिया भी तुम्हें अमन पसंद ख्याल करेगी और 800 किलोमीटर का फायदा भी होगा। लेकिन चीन के हुक्मरानों को ये बात भी समझ लेना चाहिए कि अब जमाना बदल चुका है और हिंदुस्तान किसी भी दबाव में आने वाला नहीं है। सफ़े का पहला मज़मून मुशर्रफ आलम ज़ौक़ी का अजनबी मुल्क और अजनबी मैं उन्वान के तहत मौजूद है, जिसमें मौसूफ कलमकार ने हिंदुस्तान में मुसलमानों की अबतर होती हालत का खाका खींचा है। मज़मून के आगाज का इक़्तिबास कुछ इस तरह है, क्या मैं आपको जानता हूँ? शायद नहीं जानता। कौन है आप लोग? देखिए, मैं इस मुल्क के लिए अजनबी हूँ, बल्कि ये कहना ज़्यादा सच होगा कि अजनबी बना दिया गया हूँ। ये मेरा हिंदुस्तान नहीं हो सकता। यहाँ हर कदम हर मोड़ पर कुछ वहशी दरिंदे खड़े हैं और मैंने ऐसे मनाजिर हिंदुस्तान में पहले कभी नहीं देखे। पहले कभी ख्याल ही नहीं आया कि कुछ लोग हमें अजनबी बनाने के लिए हमें इस खाक से जुदा करने की कोशिश करेंगे, जिसकी मोहब्बत में हम आशुफ्ता सरों को जान देने के लिए तो मजबूर किया, मगर ये मिट्टी की मोहब्बत थी कि हमने हिजरत कबूल नहीं की, और हिजरत कबूल ना करने के बावजूद हाल ये है कि वो कर्ज चुका रहे हैं जो वाजिब भी नहीं थे। दूसरा मजमून इंजीनियर मंजर जैदी का है, जिसमें मकाला निगार ने हिंदुस्तान में चीनी तिजारत की शमूलियत और इसके बाइकाट की सूरत हाल पर गुफ्तगू की है। वो लिखते हैं, अब एक नज़र इस पर डालते हैं कि भारत के बाजार पर चीन के सामान का कितना कब्जा है।
ہمارے ملک میں اسمارٹ فون کا 2 لاکھ کروڑ روپے کا بازار ہے، جس میں 1.44 لاکھ کروڑ یعنی 72% پر چین کا قبضہ ہے۔ ٹی وی کا 25,000 کروڑ روپے کا بازار ہے، جس میں 45% تک چینی سامان موجود ہے۔ ٹیلی فون سے متعلق سامان کا 12,000 کروڑ روپے کا بازار ہے، جس میں 25% پر چین قابض ہے۔ گھریلو سامان کا 50,000 کروڑ روپے کا بازار ہے، جس میں 6,000 کروڑ تک کا چین کا سامان ہے۔ کار اور موٹر سائیکل وغیرہ کے سامان کا 57 ارب ڈالر کا بازار ہے، جس میں 15 ارب ڈالر کا چین کا سامان ہے۔ اسٹیل کے مارکیٹ پر بھی تقریباً 25% چین کا قبضہ ہے۔ اس طرح چین کا جو سامان ہندوستان میں درآمد ہو رہا ہے اس کی ایک لمبی فہرست ہے۔ جس رفتار سے چینی سامان بھارت میں آ رہا ہے اور سرکاری اداروں میں اس کا استعمال ہو رہا ہے، ایسی حالت میں سرکار بتائے کہ چینی سامان کا بائیکاٹ کیسے کرے۔ آخری مضمون ڈاکٹر سید محمد حسان نگرامی کا ہے، جس کا عنوان ہے جذبات کے ایندھن سے چولہا نہیں جلتا، جس میں مقالہ نگار وقتی مدد کو ناکافی سمجھتے ہوئے ایک مستقل منصوبہ بندی کی طرف زور دیتے ہوئے لکھتے ہیں، قابل مبارکباد ہیں وہ سماجی تنظیمیں جنہوں نے مصیبت زدہ حالات میں اپنے بجٹ سے آگے بڑھ کر ضرورت مندوں کی بھرپور مدد کی، مگر ظاہر ہے محض وقتی امداد سے مسائل کا حل نہیں ہو سکتا۔ ایسے میں ذمہ داری ہوتی ہے کہ ملک کے سیاسی مبصرین کی، معاشی، صنعتی اور تجارتی مشیروں کی اور ارباب حل و عقد کے، جنہیں ملک کے موجودہ حالات میں باہمی اتحاد کے ذریعے ایک ٹھوس منصوبہ بنانا ہوگا۔ ادب زندگی صفحے کا آغاز فکر توسوی کی فن و شخصیت پر عباس دھالیوال کی تحریر سے ہو رہا ہے۔ مضمون کا یہ اقتباس دیکھیں۔ فکر توسوی 8ویں جماعت میں ہی شعر کہنے لگے تھے۔ ان کے مطابق نظم تنہائی کو ادبی تنظیم حلقہ ارباب ذوق نے سال کی بہترین نظم قرار دیا تھا۔ اس کے بعد معروف فکشن نگار ممتاز مفتی کے ساتھ مشترکہ ادارت میں 2 ماہی میگزین سویرا کا آغاز کیا۔ اس کے علاوہ ادب لطیف کی ادارت کی۔ اس کے بعد 1942 عیسوی میں ادب لطیف سے وابستہ ہوئے، جہاں کیلاش وتی کو اپنی شریک حیات بنایا۔ فکر توسوی ایسے سیاسی طنز و مزاح نگار تھے کہ جن کا انداز بیان اپنے ہم عصر مزاح نگاروں سے بالکل مختلف تھا۔ آپ نے اردو ادب میں 20 اور ہندی زبان میں 8 کتابیں لکھ کر دونوں زبانوں کے ادب کو اپنی بیش قیمتی تخلیقات سے نوازا۔ فکر توسوی صاحب کو ان کی ادبی خدمات کے اعتراف میں زندگی میں بہت سے انعامات و اعزازات سے بھی نوازا گیا۔ صفحے کے ذیلی حصے میں صغیر افراہیم کی کتاب پریم چند کی تخلیقات کا معروضی مطالعہ پر تبصرہ شائع ہوا ہے۔ تبصرہ نگار اکرم شیروانی کتاب کے بارے میں رقم تراز ہے۔ مصنف نے اپنی اس تصنیف کا نام پریم چند کی تخلیقات کا معروضی مطالعہ تجویز کیا ہے۔ لفظ معروضی کی اصطلاح آبجیکٹیویٹی یعنی غیر جانبدارانہ رویے کے لیے آتی ہے، لیکن زیر نظر تصنیف کا بنظر غیر مطالعہ کرنے پر محسوس ہوتا ہے کہ بحیثیت مجموعی اس کا رجحان یعنی جھکاؤ سلینٹ سبجیکٹیویٹی یعنی جانبداری کی طرف ہے۔ گو فاضل مصنف نے گاہے گاہے تنقیدی رخ کا بھی استعمال کیا ہے۔ اس متضاد عمل یعنی کنٹراڈکٹری بیہیویئر کی کئی وجوہات ہو سکتی ہے۔ تبصرہ نگار کتاب کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالنے کے بعد لکھتے ہیں، آخر میں وثوق کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ پروفیسر صغیر افراہیم کی پریم چند پر لکھی ہوئی مذکورہ کتاب صرف خوب ہی نہیں بہت خوب ہے۔ اس میں فاضل مصنف نے بڑی محنت، بڑی کاوش اور بڑی لگن سے پریم چند کی ذاتی زندگی اور ان کی گوناگون تخلیقات کا ہر پہلو سے بھرپور جائزہ لیا ہے، جس کے لیے وہ داد کے مستحق ہیں۔ صفحے پر سید کاظم تقوی اور محبوب خان اصغر کی 2 غزلیں بھی شائع ہوئی ہیں۔ متفرق اشاعتی مضامین میں پہلا مضمون اشرۂ کرامت کے عنوان سے مولانا سید غافر رضوی چھولسی کا ہے۔ آپ لکھتے ہیں، اسلامی جمہوریہ ایران میں پہلی ذیقعدہ سے 11 ذیقعدہ تک کے وقفے کو دہ کرامت یعنی اشرۂ کرامت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس اشرے کو کرامت کا نام دینے کا سبب یہ ہے کہ پہلی ذیقعدہ میں کریمہ اہل بیت حضرت معصومہ قم سلام اللہ علیہا کی ولادت ہوئی اور 11 ذیقعدہ میں کریم ابن کریم، امام رؤوف، امام ضامن حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی ولادت بسعادت ہے۔ معصومہ قم سلام اللہ علیہا اور امام رضا علیہ السلام حقیقی بہن بھائی تھے۔ آپ دونوں باب الحوائج امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی اولاد میں تھے۔ اس مضمون میں امام رضا اور آپ کی بہن معصومہ قم کے فضائل اور ان کے رشتوں کو ایک مثالی حیثیت سے بیان کیا گیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں، جس طرح حضرت امام حسین علیہ السلام اور جناب زینب سلام اللہ علیہا کے درمیان بھائی بہن کی محبت معروف ہے، اسی طرح ان بھائی بہن کی محبت بھی تاریخ کے اوراق میں محفوظ ہے۔ در حقیقت اسی خاندان نے ہمیں یہ سمجھایا ہے کہ بہن بھائی کے درمیان کیسی محبت ہوتی ہے۔
इंसानी अजमत के लिए इल्म नागुज़ीर के उन्वान से शाये होने वाला मजमून डॉक्टर मंजूर आलम का है, जिसमें मकाला निगार ने इल्म को ताज़ीम इंसानियत का सबब बताते हुए जदीद उलूम की मानवियत पर रोशनी डाली है। मजमून से ये दो मुख्तलिफ इक़्तिबासात मुलाहिज़ा फरमाएं। तकलीम इंसानियत के बाद ताज़ीम इंसानियत का नंबर आता है और इसका सबब महज इल्म है। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक के बाद उन्हें तमाम अशिया का इल्म सिखाया और इस इल्म की बुनियाद पर उन्हें फरिश्तों पर फजीलत अता की। इल्म की बुनियाद पर ही उन्हें ज़मीन पर अल्लाह ताला ने अपना खलीफा मुकर्रर किया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक और ज़मीन पर उन्हें खलीफा बनाए जाने का फ़ैसला हुआ तो फरिश्तों ने एतराज़ किया। चुनांचे अल्लाह ताला ने उनसे अशिया का नाम पूछा जिसे वो नहीं बता पाए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने बता दिया और यही इल्म उनकी बरतरी और फजीलत का सबब साबित हुआ। जदीद उलूम में महारत के बगैर तरक्की का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता है और इल्म व तहक़ीक़ का फ़रोग़ हामिलीन कुरान व हदीस की ज़िम्मेदारी है। कुरान व हदीस का इल्म रखने वालों पर लाजिम है कि वो इल्म व तहक़ीक़ का दायरा वसी करे, आवाम को इस जानिब माइल करे, उसके अजीम फ़वाइद और दूर रस असरात से आगाह करके कौम की ज़हन साजी करे, बच्चों की तरबियत करके उन्हें इल्म व तहक़ीक़ अपनाने पर जोर दे और ये कोशिश करे कि समाज और माशरे में ज़्यादा से ज़्यादा इल्म व तहक़ीक़ परवान चढ़े, टेक्नोलॉजी की मालूमात बढ़े, जदीद उलूम की जानिब रग़बत बढ़े। आखिरी मजमून लंदन के फ़हीम अख्तर का कोरोना और ज़िंदगी के बदलते रुझान से मुताल्लिक़ है, जिसमें वो रकम तराज है। अंग्रेज़ों में समाजी मेल मिलाप का एक आम चलन है। बरतानिया में अक्सर लोग मौसम गर्मा में लंबे दिन होने की वजह से घरों से बाहर रहना ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन लुत्फ़ मानते हैं, जो कि कोरोना वायरस की वबा, खौफ और लॉकडाउन की पाबंदी से लोग बिल्कुल ही नहीं कर पा रहे हैं। ताहम अब तो पार्क को लोगों की सैर व तफरीह के लिए खोल दिया गया है, जिससे अब लोग राहत की सांस ले रहे हैं। इसके अलावा सोशल दूरी भी एक दुश्वारी बनी हुई है, जिससे दफातर या स्कूल वगैरह ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि वो किस तरह हुकूमत की सोशल दूरी को बरकरार रख पाएंगे। जाहिर सी बात है कि अगर एक स्कूल के क्लास में 30 बच्चों के बैठने का इंतजाम है तो इसमें सोशल दूरी को बरकरार रखने के लिए किस तरह तमाम बच्चों को एक क्लासरूम में बैठाया जाए। इसी तरह ये मसला दफातर में भी बना हुआ है कि जब जुलाई से हुकूमत लॉकडाउन से मजीद रियायत करेगी तो किस तरह स्टाफ सोशल दूरी रखते हुए अपना काम कर पाएगा या खुद को कैसे कोरोना वायरस से महफूज रखा जा सकेगा। कलाम अक़ीदत के उन्वान से शायद सैयद इकबाल शारिब रिजवी का मंजूम कलाम भी इस सफ़े की जीनत है। अवधनामा का पूरा अखबार तफसील से पढ़ने के लिए epaper.awadnama.com पर लॉग इन करें। और अब जिलों से अवधनामा की खुसूसी रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के निर्देश पर साइकिल से और पैदल घर घर जाकर सरकार की गलत नीतियों को लेकर समाजवादी पार्टी का आह्वान पत्र बांटा गया। सिद्धार्थनगर में जिला अध्यक्ष अजय चौधरी ने झंडा दिखाकर 5-5 सदस्यीय साइकिल व पद यात्री टीम को रवाना किया। अम्बेडकर नगर के इब्राहिमपुर थाना क्षेत्र उत्तरेथु चिनगी ग्राम में ग्राम के पूर्व प्रधान 37 वर्षीय धर्मेंद्र वर्मा की दिन दहाड़े गुस्साए ग्रामीणों ने 2 बदमाशों को उतारा मौत के घाट। धर्मेंद्र वर्मा उत्तरेथु बाजार में स्थित राम भुवन वर्मा के कीटनाशक की दुकान पर थे, तभी दोपहर 2 बजे असलहे से लैस 3 बदमाशों ने दुकान में घुसकर उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी, जिससे ग्राम प्रधान की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं पास में बैठे दुकानदार राम भुवन वर्मा घायल हो गए। गोली चलने की आवाज सुनकर आसपास के दुकानदारों ने बदमाशों की घेराबंदी कर तीनों बदमाशों को पकड़कर उनकी जमकर पिटाई कर दी, जिससे 2 बदमाशों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीसरा बदमाश अविनाश सिंह पुत्र साधु शरण सिंह निवासी बंदनपुर अयोध्या गंभीर रूप से घायल हो गया। असुरन चौकी स्थित एक कंपनी ने हजारों इन्वेस्टरों का पैसा लेकर फरार हो गई। इन्वेस्टर कंपनी का कहना था कि आप 1500 रुपए दीजिए, इसके बाद आपको एक सर्वे का काम दिया जाएगा। एक सर्वे करके जब आप आएंगे तो आपको 2200 रुपए तत्काल और उसके बाद भत्ता भी दिया जाएगा। कंपनी के शर्त को हजारों लोगों ने माना। इसके बाद कंपनी ने इन्वेस्ट करवाया। शुक्रवार को कंपनी लोगों का पैसा लेकर फरार हो गई। इसके बाद हजारों लोगों ने असुरन चौक पर भीड़ लगाकर हंगामा शुरू कर दिया। मौके पर पुलिस पहुंची और कंपनी के लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज करने की बात कही, तब जाकर कहीं मामला काबू में आया। प्रयागराज में कोरोना संक्रमितों की संख्या के साथ साथ हॉटस्पॉट भी बढ़ गए हैं। बृहस्पतिवार को हॉटस्पॉट की संख्या 117 से बढ़कर 127 हो गई। जिन 4 निजी अस्पतालों में भर्ती मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं, वहां के वार्ड सील कर उपचार करने वाले डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ को क्वारंटाइन कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग सभी की कोविड जांच भी कराएगा। वहीं कल्याणी देवी और जॉर्ज टाउन इलाकों में भी बैरिकेडिंग कराई गई है। डीजल व पेट्रोल के बढ़े दामों के विरोध में शुक्रवार को आम आदमी पार्टी ने पूरे प्रदेश में एक साथ जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर जिला इकाइयों ने मोटरसाइकिल खींचकर, इक्का गाड़ी खींचकर, पोस्टर बैनर लेकर नारेबाजी करते हुए बढ़ी हुई कीमतों के खिलाफ प्रदर्शन किया। राजधानी लखनऊ में भी जिला के पदाधिकारियों और दर्जनों कार्यकर्ताओं ने स्वास्थ्य भवन कैसरबाग में कार को पैदल खींचकर अपना विरोध दर्ज करवाया। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की 27 जून को शाम 5 बजे आयोजित वर्चुअल रैली की तैयारियां भाजपा ने तेज कर दी हैं। पार्टी कार्यालय में जिले व
महानगर के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं की संयुक्त बैठक हुई। जनपद से 2.5 लाख लोगों को इस रैली से जोड़ने की तैयारी की जा रही है। इसमें संगठनात्मक रूप से विभक्त जनपद के महानगर से 45,000 व जिले से करीब 2 लाख लोगों को जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह की अध्यक्षता में संयुक्त राष्ट्र महासभा में सितंबर 2015 में हुए ऐतिहासिक शिखर सम्मेलन की बैठक में 2030 सतत विकास हेतु एजेंडा के तहत स्थापित सतत विकास लक्ष्यों एवं उनके उद्देश्यों की सफलता पूर्वक प्राप्ति के लिए समस्त संबंधित विभागों को इन लक्ष्यों के प्रति जानकारी उपलब्ध कराने एवं जागरूकता हेतु जनपद में 1 दिवसीय कार्यशाला आयोजित हुई, जिसमें जनपद के विभिन्न विभागों के 25 अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया। जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि उक्त सम्मेलन में विश्व के 193 सदस्य देशों द्वारा 17 सतत विकास लक्ष्य एवं उसके 169 उद्देश्यों को अंगीकृत किया गया, जो 1 जनवरी 2016 से सदस्य राष्ट्रों में प्रभावी हुए। भारतीय किसान यूनियन की बैठक में संगठन के राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष सतीश भारद्वाज ने देवबंद में आयोजित बैठक में जमाल नासिर उस्मानी को संगठन का जिला उपाध्यक्ष नियुक्त किया। भारतीय किसान यूनियन की बैठक में यूनियन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर वीरेंद्र कुमार वर्मा ने कहा कि जमाल नासिर क्षेत्र की समस्याओं को जनहित में उठाते रहेंगे और किसान विरोधी नीतियों को आम जन के सामने लाएंगे। बैठक को विपिन चौधरी और जमाल नासिर उस्मानी ने भी संबोधित किया। अलीगढ़ के टप्पल थाना क्षेत्र के उसरह रोड पर आइस फैक्ट्री के पास 15 जून को किसान से 1,20,000 रुपए की लूट की वारदात फर्जी निकली। बृहस्पतिवार को पुलिस ने मामले का खुलासा कर किसान को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जानकारी के मुताबिक कर्जदारों ने उसे परेशान कर रखा था। उनसे पीछा छुड़ाने के लिए उसने पुलिस को फर्जी सूचना दी थी। आजमगढ़ में परिवहन निगम के वर्कशॉप में सो रहे बस चालक को गुरुवार की रात बदमाशों ने गोली मार दी। गोली से घायल चालक को रोडवेज कर्मियों ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। पुलिस घटना की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। अब होश के नाखून ले ये अहले सितम वरना रखता है कलम मिसले तलवार अवधनामा।